खाते के साथ में बही खाते के साथ यहाँ पर पहुंची हैं। आप तस्वीरों के जरिए इस वक्त देखिए, इसी बही खाते का इंतजार लगातार पूरा देश कर रहा था। तस्वीर इस वक्त आप देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इसके साथ ही दोनों MOS उनके साथ में यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरों के जरिए हम आपको यहाँ पर लगातार दिखा रहे हैं। भागवत कराड़ की बात करें वो भी, और पंकज चौधरी, दोनों का तस्वीरों में देख रहे हैं। और इसी बही खाते में बजट है। बजट आखिरकार देश का जो सुनहरा भविष्य है वो सीधे तौर पर, क्योंकि आम जनता को इसी का इंतजार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए इस जो बही खाता है उसे दिखाती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। सभी के चेहरे पर मुस्कान है। इससे आप उम्मीद लगा सकते हैं कि देश का जो बजट आज पेश होने वाला है, इसी से आपको एक अंदेशा लगेगा, एक आकलन यहाँ पर लगेगा कि वित्त मंत्री के चेहरे पर जो मुस्कान है, यानी कि देश की जनता के लिए बहुत ही बेहतर कुछ होने वाला है। इस बही खाते के भीतर जो उन्होंने इकट्ठा किया है हर एक सेक्टर के लिए, आम जनता के लिए, महंगाई दर किस तरीके से घटाई जाए, रोजगार किस तरीके से मुहैया करवाए जाए, किसानों को क्या मिलेगा, हेल्थ सेक्टर को क्या मिलेगा। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। एजुकेशन सिस्टम में किस तरीके से तब्दीली आएगी और टैक्स स्लैब में क्या परिवर्तन आएगा, ये वो तमाम बड़े सवाल रहे। किस तरीके से भारत को आत्मनिर्भरता की ओर और आगे बढ़ाया जाएगा, मेक इन इंडिया जो लगातार एक प्रोसेस में है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा, उनका काफिला अब यहाँ से आगे बढ़ रहा है। और सीधे आपको बताएं कि राष्ट्रपति भवन जाएगा और पहली बार ऐसा महिला राष्ट्रपति और एक महिला वित्त मंत्री, जिसका जिक्र भी लगातार यहाँ किया गया था। कल प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया था कि एक नारी शक्ति की बहुत बड़ी मिसाल है। और वित्त मंत्री अब यहाँ से रवाना हो चुकी हैं राष्ट्रपति भवन के लिए। वहां से सीधे वो संसद जाएंगी, राष्ट्रपति से अनुमति लेंगी। यहाँ पर मीटिंग थी, कैबिनेट में मुहर लगी और उसके बाद अब वो राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो चुकी है। बही खाते को दिखाते हुए वित्त मंत्री के चेहरे पर एक मुस्कान थी। उससे आप समझ सकते हैं कि देश का जो बजट है, जो आज 11 बजे वित्त मंत्री पेश करने वाली हैं, बहुत कुछ है। वो एक खजाना है जो सीधे तौर पर आम जनता को समर्पित किया जाएगा। वो जनता जो लगातार इस दिन का इंतजार कर रही कि आखिरकार उनके लिए इस पिटारे में क्या होगा। वित्त मंत्री यहाँ से रवाना हो चुका है। मीडिया को भी यहाँ पर रोक दिया गया है। वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी, वहां पर अनुमति लेंगी और वो तस्वीर भी बेहद खास होने वाली है। प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया था कि दो महिलाएं, एक महिला सशक्तिकरण की बहुत बड़ा उदाहरण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और आज जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी तो ये भी सवाल है कि आखिरकार महिलाओं के लिए इस बजट में क्या होने वाला है और आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा, कि क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा। ये सब कुछ आज के बजट में अब से कुछ ही देर के बाद, ज्यादा समय नहीं बचा है, 11 बजे के करीब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। लेकिन जब वो यहां से निकली राष्ट्रपति भवन के लिए, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई कि चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, बही खाता था। ये परंपरा भी लगातार बदली। किस तरीके से पेपरलेस बजट किया गया वो आपने देखा, और कैसे डिजिटल इंडिया को एक तरीके से उस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए ये जो बड़े कदम यहाँ पर उठाए गए थे, उसी के तहत में पेपरलेस बजट हुआ। और उसके बाद ये बही खाता जो आपने लाल कपड़े में देखा, इससे पहले वाले बजट में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर थी। लेकिन इस बही खाते के भीतर क्या है, आम जनता के लिए क्या है, हर एक सेक्टर को, जैसे हम लगातार कह रहे हैं कि क्या इस बार का बजट जो है वो समावेशी होने वाला है, सभी को साथ लेकर चलने की बात जो लगातार सरकार यहाँ पर करती है, क्या उसकी एक झलक इस बजट के भीतर देखने को मिलेगी। क्योंकि मोदी सरकार के इस कार्यकाल का ये आखिरी संपूर्ण बजट है। आने वाले साल में अंतरिम बजट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये संपूर्ण बजट है। तो इस संपूर्ण बजट में आम जनता के लिए, खास तौर पर किसानों के लिए जो लगातार इंतजार करते हैं कि उनके लिए क्या बड़ा होने वाला है, टैक्स स्लैब में क्या तब्दीली आने वाली है, दिखा रही है। इस वक्त प्रेसिडेंट हाउस राष्ट्रपति भवन पहुंची है निर्मला सीतारमण और वहां पर अनुमति लेंगी इस बजट को आज संसद के सामने पेश करने के लिए। देश के लिए ये आम बजट जो इस सरकार का 2024 के चुनाव से पहले आखिरी पूर्ण बजट है, और क्योंकि एक अंतरिम बजट इसके बाद भी आना है, ऐसे में उम्मीदें ये की जा रही हैं, लोग कयास लगा रहे हैं कि शायद सारे ऐलान इस पिटारे से इस बार नहीं होंगे, कुछ थोड़ी देर बाद भी हो सकते हैं, यानी कि अगले इंटरिम बजट में हो सकते हैं। सर बताइए, मार्केट को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए, आपको लग रहा है कि आज निर्मला सीतारमण उसके लिए कैसे वर्कआउट करेंगी, कुछ मैथमेटिक्स?
मार्केट को देखते हुए मुझे लग रहा है कि शायद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कुछ चेंज आ सकती है, मगर अगर आप स्टॉक मार्केट के देखोगे तो इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा है, और दुनिया में जैसे कहते हैं कि इंडिया एक आइसोलेटेड आइलैंड है और इंडिया का ग्रोथ अच्छा रहेगा। बजट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दवाई अगर देनी है तो कड़वी देनी है, क्योंकि देश की उन्नति बहुत इंपॉर्टेंट सर है। हमारे बगल में पाकिस्तान है, इधर श्रीलंका है, उनको देखते हुए अगर मैं इस पूरे सब कॉन्टिनेंट की बात करूं, उसमें भारत की ग्रोथ अलग से ही चमक रही है, लेकिन एक आसपास की अर्थव्यवस्थाओं जो जिनको डूबते हुए देख रहे हैं उससे कोई डर? मुझे नहीं लग रहा, जैसे कि विश्व में आर्थिक मंदी के दौर गुजर रहा है और भारत अभी भी जीडीपी के और देशों के मामले में काफ़ी अच्छा है। और अब देखे जाए टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम टैक्स न्यू रिजिम के अंदर जो 6 रेट है, ओल्ड रिजिम के अंदर 3 रेटेड है, तो मुझे लग रहा है कि इस सरकार में न्यू रिजिम के अंदर डिडक्शन जो है वो ला सकती है, जो कि पहले वो नहीं था। और ये जो अर्थव्यवस्था है, भारत अर्थव्यवस्था एक ऐसी है जो कि बाकी डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले भी IMF सुहेल बता रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था की गति बनी रहेगी। इसमें हमारे जो युवा साथी हैं उन्हें क्या लग रहा है? सुचरिता, बात यह है कि IMF बता रहा है भारत नंबर 1 रहेगा, और उधर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान उसी IMF से खैरात मांग रहा है। आम आदमी की जरूरत भारत में रोटी कपड़ा मकान है, और मिडिल क्लास की जरूरत ट्यूशन फी, EMI और घर है। तो जल्दी से बताइए मैम कि मिडिल क्लास की जरूरत पूरी होने वाली है? देखिए, क्योंकि मैं टैक्स एक्सपर्ट हूँ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि टैक्सेशन में मुझे लगता है कि कुछ चेंज आना चाहिए। हालांकि जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि अगले साल इंटरिम बजट आएगा तो उसमें शायद ज़्यादा रिलीफ मिले, क्योंकि अगर हम ट्रेंड देखें तो पिछली बार भी पीयूष गोयल जी ने जो इंटरिम बजट प्रेजेंट किया था उसमें लेकिन 9 राज्यों में भी चुनाव है। आप अगर लोकसभा चुनाव देखकर चल रही हैं तो 9 राज्यों में भी चुनाव। बिल्कुल, अगर उसको ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो ये बजट भी इम्पोर्टेंट है। तो सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे बैलेंस करें इस बजट में और इंटरिम बजट कैसे बैलेंस करें। जल्दी से मैं जवाब ले लूंगा। सर, आपका शुभ नाम? डॉक्टर आनंद शुक्ला। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप स्टेथोस्कोप वाले डॉक्टर हैं या PhD वाले? तो ये बताइए लोगों को जी ये बताइए कि स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती होंगी या लोगों को जो आयुष्मान योजना का कुछ ज्यादा फायदा मिलेगा? क्या होने वाला है स्वास्थ्य में? सर, इसमें कुछ नहीं मिलने वाला। IMF का ये फोकस फालतू का है, कहीं भी ये टॉप पे नहीं पहुंच रहा है। और दूसरी बात एक चीज़ समझ लीजिए कि सारे वर्ल्ड में कमी आई है, कोरोना के कारण ये भारतीय जनता पार्टी सेफ हुई है। अदरवाइज इन्होंने कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया है जनता को, और किसान वैसे ही आत्महत्या की तरफ जा रहे हैं, उनका कोई रख रखाव नहीं है। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को इन लोगों ने जूते के नीचे रख रखा है। और इस बार मोदी कभी भी नहीं आ सकते हैं, इनको हिमालय जाना पड़ेगा। दुनिया का सबसे फ्रॉड प्रधान तो नहीं, तो सर ये मोदी जी नहीं, आप अपनी बात कह लीजिएगा, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। मेरा आपसे कहना ये कि 14 में कोरोना नहीं था लेकिन मोदी आ गए, 19 में कोरोना नहीं था मोदी आ गए, 22 में कोरोना था तो फिर योगी आ गए। तो हम चलते हैं गृहिणियों के पास, चलते हैं। गृहिणी क्या कह रही हैं वो बताएंगी। जरा शिखा पूछिए, जरा चाय में चीनी कम डाल रही हैं, ज्यादा डाल रही हैं, चाय पत्ती महंगी है, सस्ती है, क्या कह रही हैं? बिल्कुल सोहेल, पूछ लेते हैं कि चाय में चीनी कम डाल रही हैं या क्या कर रही हैं? नहीं, चीनी तो कम ही डाल रही है, डाली नहीं अभी हमने, चीनी डाली ही नहीं चाय में। तो देखिए, चीनी डाली नहीं है, लेकिन इनसे ये भी पूछ लेते हैं कि आखिर इनको उम्मीदें क्या हैं, क्योंकि निर्मला सीतारमण खुद भी एक महिला हैं। आपको क्या उम्मीदें हैं? मैम, हमें तो यही उम्मीदें हैं कि वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात तो एक तो होम लोन सस्ते होने चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के लिए घर बनाना बहुत बड़ी टेंशन है। और बच्चों की जो एजुकेशन है वो सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की एजुकेशन इतनी महंगी होगी कि मिडिल क्लास आदमी या तो बच्चों को पढ़ा सकता है या घर बना सकता है। और मेडिकल जो मेडिसिन हैं, डॉक्टरों की फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि उसके बाद उनकी मेडिसिन, तो दोनों का बजट बनाना फिर मतलब अपनी एक मिडिल क्लास के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब चीज़ें कवर कर पाना। मिडिल क्लास के लिए खासतौर से इनकी मांग है। एक बार मैं इनसे भी बात कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए कई योजनाएं आई हैं, उज्ज्वला योजना है, फ्री अन्न की योजना भी यहाँ पर आई हुई है। इनसे पूछ लेते हैं, ये यहाँ पे काम करती हैं, क्या आपको उज्ज्वला योजना का मिल रहा है? हाँ जी, नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा? नहीं। अच्छा, और फ्री अनाज आपको मिलता है? नहीं मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर इनको नहीं मिल रहा है, आप क्या कहेंगे, क्या उम्मीद है? मैं तो यही चाहूँगी कि जो मतलब नीचे तबके के लोग हैं उनको जितने भी तस्वीरें आपके पास हैं,
वहां से तो ऐसा लग रहा है कि गृहिणियां नाराज होकर बैठी हुई हैं, लेकिन वहां किसानों का क्या हाल है? एक बार अनामिका और अमित के पास जाएंगे, क्योंकि अमित, यहाँ पर लोग कह रहे हैं और बहुत से किसान यहाँ हमारे साथ भी हैं, वो कह रहे हैं कि भाई किसान सम्मान निधि की जरूरत नहीं है और सशक्तिकरण चाहिए किसानों का। क्या वहां पे भी लोग यही सोचते हैं? बिल्कुल, देखिए सुचरिता, मैं इसमें घोड़ा बछड़ी गांव में हूं और पूरा गांव का माहौल है। थोड़ा मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। यहाँ पर सरसों के खेत है, यहाँ पर ट्रैक्टर है, यहाँ पर देखिए पूरा गांव का इलाका है। और अनामिका भी मेरी सहयोगी अनामिका सिंह मेरे साथ यहाँ पर है। शिवराज जी हैं, किसान नेता है। जैसा कि आप कह रहे थे, किसानों का सम्मान बढ़ाने की जरूरत है। ये 2000 रुपए 4-4 महीने पे देना किसान सम्मान निधि, क्या ये ठीक है किसानों के साथ? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ किसान दाता है, कभी भिखारी नहीं रहा। किसान ने पूरे देश का पेट भरा है मेहनत करके, उसको भिखारी क्यों बना रहे हो? उसकी फसलों का उचित मूल्य मिल जाए। देश में जो महंगाई बढ़ी है बिलोम अनुपात से बढ़ी है। किसान की फसलों के दाम कम बढ़े हैं और महंगाई ज्यादा स्तर। अगर समानुपात रहता, जिस रेशो से महंगाई बढ़ रही थी उसी रेशो से अगर फसलों के दाम बढ़ते रहते तो किसान पीछे नहीं होता। आज खेती घाटे का सौदा हो गई है। हमारा कृषि प्रधान देश है, हमारे देश का आधार और बेस कृषि है। अगर देश का किसान जिंदा है, अन्नदाता जिंदा है, तो देश जिंदा रहेगा। इसलिए देश के अन्नदाता के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। बजट में आपको लगता है किसानों के लिए कोई बड़े ऐलान हो सकते हैं? नहीं, वो तो हर साल ही जितने भी टीवी चैनल हैं वो सब किसान बजट ही बताते हैं, लेकिन किसान देखता रह जाता, किसान को कुछ नहीं मिला। चलिए, अनामिका सिंह भी मेरे साथ, उनके साथ भी कुछ लोग हैं। अनामिका, आप भी बात करिए लोगों से। किस कदर जागरूक है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए आप कि आज बजट वाले मौके पर किसान अपनी ओर से ग्राफ बना करके लाए हैं, और ये ग्राफ बताने के लिए काफी है इनकी ओर से कि देखिए किसान अगर खुशहाल होगा तो कैसे पूरा देश खुशहाल होगा। ये ग्राफ आपने बनाया है सर। इसमें सबसे ऊपर लिखा है किसान, फिर नीचे मजदूर, फिर ट्रांसपोर्ट, घरेलू उद्योग, लघु उद्योग, बड़े उद्योग। ये आपने पूरी चेन तैयार की कि कैसे इस पूरे बजट से अगर किसान खुशहाल है तो बाकी लोग खुशहाल होंगे। क्यों लगता है आपको कि ये पूरा ग्राफ जो बनाया आपने सही है? ये देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले तो मैं यही कहूँगा, रिपब्लिक भारत ने आज मुझे एक अवसर दिया है कि मैं गांव में रियल स्थिति में यो खेड़ा क्या है, घोड़ा खेड़ा गांव है ग्रेटर नोएडा का, वहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ और किसान मेरे से पूछ रहे हैं। मुझे भी उम्मीद है कि 11 बजे हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जो बजट लेकर आ रही हैं, उसमें क्या उम्मीद है? किसान उम्मीद जैसे किसान एक अपने खेत में बैठा हुआ है। पहले दे दिया ना आपने, सुझाव पहले ही दे दिया है। अभी बताऊं, अभी उसमें कैसा बजट होना चाहिए, अभी उसमें आ रहा हूं मैं। किसान जब बारिश नहीं होती तो ऊपर को लगाता है, तो इसी तरह किसान अब यहाँ बैठा हुआ ये देख रहा है उस निर्मला सीतारमण जी के पिटारे की तरफ कि निर्मला सीतारमण जी हमारे लिए क्या लेकर आ रही है। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा देश के विकास का मार्ग क्या होना चाहिए। किसान यदि है खुशहाल और किसान के खेत में यदि पैदावार अच्छी हो रही है और वो ठीक है। अनामिका किसानों के बीच है। एक बार अनामिका और हिमानी के पास जाएंगे। अनामिका पांडे और हिमानी हमारे साथ हाउसिंग सोसाइटी से हैं। अब इस सोसाइटी में लोग क्या कह रहे हैं, हिमानी, अनामिका जरा बताइए। वहां पर लोगों की दिलचस्पी, क्योंकि ज्यादातर मिडिल क्लास लोग होंगे, क्या कह रहे हैं, उनकी उम्मीदें, निर्मला जी उनसे आज क्या चाह रहे हैं? देखिए सुचरिता, फिलहाल तो अभी हमारे पास यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि देखिए नौकरी पेशा लोग हैं और जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, सुबह सुबह जरूर यहाँ पर कई लोगों का मसवा जुट गया था, कई उम्मीदें कुछ लगाए बैठे हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि उनको इस बजट से अनामिका कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। और जहां तक घर खरीदने की बात है तो घर खरीदना भी जाहिर, तो क्योंकि कई यहाँ पर हैं जिनके अपने घर हैं, लेकिन कई यहाँ पर ऐसे भी हैं जो यहाँ पर रेंट पर रहते हैं, सोच रहे हैं लेकिन सिर्फ सोच ही रहे हैं। अब आज उनकी सोच को आगे, हिमानी, अगर आपके पास कोई नहीं है तो मैं कह रहा हूं आप अपने बजट के हिसाब से बता दें, आप और अनामिका, कि क्या कुछ होना चाहिए बजट में। सोहेल, हमारी डिमांड सरकार से, हम भी, मैं यही कहती है अभी हिमानी से, कि हम आप सब नौकरी पेशा लोग हैं तो हम तो यही कहेंगे टैक्स में छूट दीजिए। और क्योंकि दिल्ली एनसीआर में घर खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है इस वक्त, हम ये चाहते भाई ईएमआई में भी थोड़ी सी कटौती हो, या जो इंटरेस्ट लगता है उसमें थोड़ी सी रियायत मिले, तो हम नौकरी पेशा लोगों को भी जो उम्मीद सरकार से है वो और ज्यादा पूरी होगी, आगे और उम्मीद बढ़ेगी हिमानी हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही उम्मीद है और मेरे ख्याल से यही उम्मीद शायद सुहेल और सुचरिता आप भी कर रहे होंगे। बेशक सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला अगर कोई है तो वो नौकरी पेशा आदमी है, क्योंकि उसकी तो सैलरी से ही टैक्स कट जाता है। बाकी इसलिए सबसे ज्यादा उम्मीद उसी की है। और विजय चौक लिए चलते हैं सुचरिता। विजय चौक पर जो है एक्शन होने वाला है अब से कुछ वक्त में। जरा तस्वीरें दिखाइए विजय चौक पर क्या हलचल है। मैं चाहूंगा जरा तस्वीरें दिखाइए, दर्शकों को बताइए कि संसद कहाँ है, कहां से निकलने वाली है रायसेना हिल से। अगर दिखा सके सुमिता, ऐश्वर्या।
बिल्कुल सोहेल, गुड मॉर्निंग टू यू एंड सुचारिता। और यहाँ पे हमारे साथ बहुत गेस्ट है, पूरी टीम है, सुजाता है, अमित है और हमारे साथ पूरा पैनल है। आप आजकल पहले वाली बात तो रही नहीं कि आप यहाँ से फ्रेम करके दिखा सकेंगे। प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी जब आएगी तब हमारे यहाँ पे मल्टी कैम लगा है, हम आपको कोशिश करेंगे। बाकी जब से सेंट्रल विस्टा शुरू हुआ है तो सब कुछ बैरिकेड हो गया है, लेकिन ये नया भारत का नया दौर है। मैं आपसे शुरू करता हूँ। पॉलिटिकली स्पीकिंग, विपक्ष बोल रहा है सुबह से कि भाई देखो ये सरकार क्या करेगी, लेकिन सरकार कह रही है हम तो जनता के लिए काम करेंगे, राजनेताओं के लिए नहीं। नहीं, देखिए, जब भी बजट आता है हर वर्ग को बड़ी उम्मीदें जागती हैं कि हमारे लिए कुछ होगा, लेकिन मैं कहता हूँ जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, जो मजदूर है, जो किसान है, जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए क्या है? आटा 40% बढ़ गया, दालें बढ़ गई हैं और गैस सिलेंडर बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया। उनके ऊपर जो महंगाई दर है वो 8% बढ़ गई है। आप उसको कंट्रोल करिए, उनको राहत दीजिए। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, माइक्रो इंडस्ट्री है, उनको राहत दीजिए। हम भी चाहते हैं कि बड़ा बजट आए, देश तरक्की करे और देश का जो गरीब हिंदुस्तान में हो रहा है कि दिल्ली की सरकार में कुछ हो रहा है। आप तो हमेशा आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं सरदार जी। आपने तो हमेशा मतलब कहा ना कि अरविंद केजरीवाल, तो क्या मतलब अरविंद केजरीवाल में क्या दिल्ली में उन्होंने कुछ कमाल करा है क्या? कुछ नहीं, मैं तो सच्चाई का साथ देने वाला व्यक्ति हूँ। मैं तो सच्चाई की बात करता हूँ। अगर कोई भी पार्टी अच्छा काम बात करती है, सुजाता आपके साथ वहाँ पे प्रीति, अगर आप प्रीति से बात करें। बिल्कुल सुमित, आप कैमरा देख के जी। राइट, सेंटर, सब तरह के विचार रखने वाले लोग हमारे साथ हैं। प्रीति जी, आज जिस तरह के हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करें, अभिभाषण की बात करें, तो एक बढ़ता हुआ सशक्त आत्मनिर्भर भारत के संकेत मिलते हैं। आप एक गृहिणी के नाते, एक नारी के नाते पहले क्या सोचते हैं इस वजह? तो जी, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ, जहाँ विश्व जो है एक महंगाई की मार झेल रहा है, IMF ने कहा कि पूरा विश्व जब इसकी चपेट में आएगा तब भी भारत सस्टेन करेगा और बेहतर करेगा। अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन अगर ये बात बोल रही है, IMF ये बात बोल रही है, तो हमें मानने की जरूरत है। दूसरा, हमारी नेबरिंग कंट्रीज की हालत देख लीजिए। पाकिस्तान कोलैप्स की स्थिति में है, श्रीलंका ऑलरेडी इकोनॉमिक कोलैप्स हो चुकी है, फिर भी हम सस्टेन कर रहे हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि हम आज के भारत की तारीफ करने में हिचकते क्यों हैं। हमारे यहाँ 500 रुपए का ब्रेड नहीं मिल रहा। यहाँ पे विवेक जी हैं, यहाँ पे सुमित, विवेक जी हैं यहाँ पे। विवेक जी, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, अब ये हर बात में हम अगर कम्पीट करते हैं, रोल मॉडल किसी को बनाते हैं इनकी बात करके, तो सिर्फ पाकिस्तान। अरे भाई, पाकिस्तान इज अ वेरी स्मॉल कंट्री, उससे क्या कंपैरिजन आपका? आप डेवलप्ड कंट्री से अपने आप को कंपेयर करें। अरे आप कैसे पाकिस्तान की बात करेंगे? आप तो सिर्फ चाइना की बात करते हैं। चाइना, भाई वो चाइना एक ग्रोइंग इकोनॉमी तो है ही। इट इज डूइंग वेल। बताइए, चाइना की तारीफ कर रहे हैं लेकिन आज के भारत की तारीफ नहीं कर पा रहे हैं। चाइना को वो छोड़, आज बेहतर कर रहा है तब ये बोल नहीं पा रहे। हमारे यहाँ क्यों? देखिए, ये आपको मानना पड़ेगा कि जो बड़ी इकोनॉमीज है दुनिया की, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे चाइना क्यों नहीं, चाइना इज नहीं, सुनिए, देखिए अभी कमी क्या है हमारा जो एक सुनिए, जो ब्रॉडर क्रिटिसिज्म हमारा है मोदी गवर्नमेंट का 2014 से अब तक के जितने बजट से मैं आपके साथ रहा हूं, रिपब्लिक पे आता रहा हूं, वो ये है कि आप इकोनॉमिक फिगर्स तो दिखा रहे हैं, जीडीपी इतना हो गया, इन्फ्लेशन इतना हो गया, हमने कंट्रोल किया, लेकिन आपका ग्रोथ का मॉडल यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म नहीं है, ये कहने वाली बात, ये दोहरापन है कि वही IMF जब कोई रिपोर्ट देता है तो विपक्ष उसे उछालता है। आज IMF ने उसे अच्छा प्रोजेक्शन दिया है भारत को। देखिए, जो है ये बजट गैदरिंग एजेंसी नहीं है ऐश्वर्या जी, ये नव भारत का बजट है। देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और ये देखिए ऐश्वर्या जी, ऐसा है जो कि मैंने पहले ही अपने वक्तव्य में कहा था, जो कि आशाएं और आकांक्षाएं इस देश के हर एक नागरिक को है। निश्चित तौर पर मैं विवेक जी से पूछना चाहूंगा यहाँ पर, जो कि 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था भारत बन गया है, उसके बारे में क्या इनके ख्यालात हैं, इनके क्या नजरिया है? बिल्कुल, देखिए, छोटा सा प्रश्न करें जी। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हर तरफ यही बोला जा रहा है साहब, 5th ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, लेकिन बहुत ही ज्यादा नॉन यूनिफॉर्म इकोनॉमी है। कुछ सिलेक्टिव लोग वो ग्रो कर रहे हैं, उनकी वेल्थ ग्रो कर रही है। मैं बड़े बिजनेसमैनों के नाम नहीं लूंगा, 10 बड़े उद्योगपति हैं जो ग्रो करते चले जा रहे हैं। स्कूल की फीस, द रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे। इस बात को समझने की जो वर्ल्ड के अंदर पूरा सिनेरियो है, उसमें देखिए ना आपकी क्या सिचुएशंस है। आप अगर आप सिर्फ एक ही कंट्री की बात कर रहे हैं, ये सिचुएशंस बाकी कंट्रीज के अंदर, अमेरिका की हाल देख लीजिए। देखिए अमेरिका, हमें किसी भी कंट्री को रोल मॉडल ना बना के अपना मॉडल निकालना चाहिए, तभी आप कहेंगे भारत यूनिक है। मेरा यह मानना है, बढ़ती हुई स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस, अनएम्प्लॉयमेंट, इनको आप एड्रेस नहीं कर रहे। एजुकेशन सस्ती नहीं है। एक बेंचमार्क सेट करना जरूरी है। जब विश्व मंदी की दौर से गुजर रहा है और भारत तब भी सस्टेन कर रहा है और लोगों की कर रहा है। लेकिन प्रीति जी, विवेक जी को सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ चाइना दिखता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमने देखा कोरोना की महामारी में जिस तरीके से भारत ने काम किया, पूरे विश्व ने इसकी तारीफ की, लेकिन भाई साहब के मुंह से एक बार निकलवा लीजिए, एक बार निकलवा लीजिए कि भारत ने अच्छा काम किया, एक बार निकलवा लीजिए जरा। जब आप गवर्नमेंट का एक पॉलिसी शिफ्ट था इवन लास्ट बजट से, और मेरे ख्याल से इस बार भी उसको बढ़ाएगी कि हमारा शिफ्ट होगा पेट्रोल बेस्ड कार या डीजल बेस्ड कार से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। हम तारीफ करते हैं, आपने सस्ते में तेल खरीदा रशिया से, गोइंग अगेंस्ट द अमेरिकन विशेस, हम उसकी तारीफ करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आपका देश में खड़े हैं आज, आप देश से बिल्कुल मत अलग नहीं है, आप पूरी की पूरे संसार से अलग नहीं है, आपको एक साथ आके लेना पड़ेगा, लेकिन आप लेके मानेंगे नहीं, सरकारें किसके लिए काम करती है? गरीब के लिए काम करती है, जमीन पे सबसे निचले पैदान पे जो है उसके लिए काम करती है। लेकिन महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, गैस के दाम चरम पे है, पेट्रोल के दाम चरम पे है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। एक गृहिणी से बात कीजिए। मैं एक चीज कहूंगी कि हम लोग ग्रामीण इलाकों में काम करते हैं ऐश्वर्य, गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी, कोई भी स्कीम ऐसी नहीं है जो गांव-गांव, घर-घर, कूचे नहीं पहुंची है। केवल कागज पर है। 3.25% का ग्रोथ, शौचालय कागज पे बने, 3% का ग्रोथ रेट है। शौचालय, आप चलिए मेरे साथ, आप दिल्ली छोड़ दीजिए तो कोई शौचालय नहीं है। नहीं, हंगर इंडेक्स में हम 101वें नंबर पे हैं। हंगर इंडेक्स में हम 101वें नंबर पे हैं। अभी जो सेंसेक्स 300 अंक गिरा है, जो आपके चहेते अडानी जी का 5 लाख करोड़ रुपए का जो लॉस हुआ, उसके ऊपर आप तारीफ करेंगे, उसके ऊपर आप तारीफ करेंगे। परविंदर जी, इसकी समझ बहुत अलग है, बहुत समझ बहुत अलग है। मैं कहता हूँ अगर विकास की बात, नहीं, विकास की बात करते हैं, मैं कहता हूँ विकास आपको घर से दिखेगा। आप अपने घर से निकलिए और आप गरीब आदमी की बात कीजिए ना। गरीब आदमी कहाँ पे खड़ा है? मैं कह रहा हूँ दूध की कीमत 5 बार बढ़ी है, आप गरीब आदमी की बात। कांग्रेस के समय में प्रधानमंत्री कहते थे जो कि हम भेजते हैं 100 रुपया, वहां पर पहुंचता है 15 या 10 रुपया या 5 रुपया। उसके बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे। मैं अभी भी पूछना चाहता हूं, जो कि अभी भी एक शब्द नहीं कह सका। नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं आपको जवाब दे देता हूं। देखिए, सबसे बड़ा कंफ्यूजन मोदी गवर्नमेंट की फाइनेंस पॉलिसी में रहा है। आत्मनिर्भरता और 100% FDI साथ साथ नहीं चलते, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स हैं। आप रियल एस्टेट के अंदर, आप मीडिया के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं? हमारा मीडिया इफेक्ट होगा, हम इसके खिलाफ हैं। हमारे लेकिन 26 जनवरी को जब परेड हुई तो हमने देखा कि मेड इन इंडिया के वेपन्स का जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, क्या वो एक बहुत बड़ा आत्मनिर्भर का एग्जाम्पल नहीं है? आज अरे क्या बात कर रहे हैं? IIM नहीं था क्या? पहले IT नहीं था क्या? पहले एम्स नहीं था क्या? आप ही 8 साल में सब बना दिए। आपने किया, आपने जो 40 पैसा आराम से 2 रुपया 60 पैसा पर किलोमीटर ले रहे हैं। बेरोजगारी दर कहां से कहां पहुंच गया, उस पर बात नहीं करते हैं। रसोई गैस पर बात नहीं करते, पेट्रोल पे बात नहीं करते, डीजल पे बात नहीं करते। एक ही चीज, मोदी सरकार 75 वर्ष में मोदी जी आए क्या? इससे पहले प्रधानमंत्री नहीं बने। गवर्नमेंट है ना, बिहार में आपकी गवर्नमेंट है, बिहार में 15 साल से आपके CM है, लेकिन बिहार में शिक्षा और हॉस्पिटल की जो बुरी हालत है, मुझे लगता है देश में कहीं नहीं है। इसके बाद बिहार का अगर व्यक्ति, यहाँ बिहार में आपकी गवर्नमेंट 15 साल से है, वहाँ शिक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। प्रीति जी, नहीं, आराम से। एक मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करो, एक मिनट, थोड़ा पीछे हो जाइए। 3 कैमराज काम कर रहे हैं, थोड़ा सा मेरे काम। देश की जनता ये बात जानती है कि पिछले कुछ सालों में जो सरकार की नीतियां रही हैं, गरीब और गरीब होते चले गए हैं। और फिर कांग्रेस क्यों फिर हारती है? मैं यही कांग्रेस फिर क्यों हारती है? विपक्ष की फिर क्यों हारती है? ये बात लोगों को समझ में आ रही है। नहीं, आप तो सडनली कांग्रेस से आम आदमी पार्टी की तरफ आ गए थे समर्थन में। तो मुझे बताइए, गुजरात में क्या कर पाई आपकी आम आदमी पार्टी? हिमाचल में आपकी आम आदमी पार्टी क्या कर पाई? देश की जनता ने जवाब दिया, देश की जनता ने जवाब दिया। इसको साधारण बात मानते हैं? बीजेपी दिल्ली में क्या कर पाई? सबकी स्थिति सेम है। कांग्रेस की स्थिति कर रही है, आपकी कर रही है, बीजेपी की। बराबर कर सकते हैं क्या? आप तुलना करने की स्थिति में है? नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि सबने एक स्टेट जीती है और 2 हारी हैं। इसमें जो बीजेपी, जो कांग्रेस को ऑक्सीजन मिली है, कांग्रेस को 1 मिनट, जनता विश्वास को वोट देती है और जनता ने मोदी ना, आपने दिल्ली में विश्वास खो दिया। लेकिन देखिए, 3 जगहों के चुनाव में 2 जगह बीजेपी हार गई और 1 जगह पे वो अपनी जगह को बचाने में कामयाब रही। आप कहते हैं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है? अरे साहब, 2 जगहों पे हार गई है, लोगों ने नकार दिया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया है, ये बात मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, बीजेपी 2 जगह हार गए, आपको दिख रहा है अरविंद? हाँ, ग्राफ जो है, 2019 में, 2014 में मोदी जी को जनता ने पसंद किया, ये भी स्वीकार करने के लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लेकिन जो मैटर करता है वो ये है कि देश की जनता क्या स्वीकार कर रही है। सबसे बड़ी टीम हमारी इस समय यहाँ पे मौजूद है। वापस आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवे, आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। ये
अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।